आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है थ्योरम्स प्रोबेबिलिटी की, दूसरा एक्सियोमेटिक अप्रोच और तीसरा है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम शुरू करेंगे थ्योरम्स से प्रोबेबिलिटी की। थ्योरम्स पढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी की हम 4 चीज़ें पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है यूनियन। ठीक है, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा है लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, सेकंड आता है आपका इंटरसेक्शन, तीसरा आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और चौथा आता है आपका डिफरेंस। ठीक है, सो हम यूनियन से शुरू करते हैं कि यूनियन क्या होता है। हम वेन डायग्राम से समझेंगे कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, उसके अंदर हमारे पास इवेंट्स हैं 2 ए बी। ये आपका क्या है, सैम्पल स्पेस है। यूनियन क्या होगा, इसकी भी वैल्यूज़ और इसकी भी वैल्यूज़। अब हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सैम्पल स्पेस है, उसकी वैल्यूज़ है 1 2 3 4। ए इवेंट है, उसकी वैल्यू है 1 2 और बी इवेंट है, उसकी वैल्यू है 3 4। तो मेरा ए यूनियन बी बनेगा, दोनों की वैल्यूज 1 2 3 4। ठीक है, ये तो मेरा यूनियन आ गया। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में बात करूं तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये जो आपका कॉमन पॉइंट है इसको आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी इवेंट्स में कोई कॉमन पॉइंट। सेम एग्जांपल को अगर हम देखें, सपोज ए इवेंट में है 1 2 3 और बी इवेंट में आपका 3 और 4। तो आप देखोगे कि जो 3 है ना आपका, वो क्या है, कॉमन है, मतलब आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसमें आपका इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कवर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू ये कब होती है, जब वो डिसजॉइंट ना हो। ठीक है, ये डिसजॉइंट इस टाइम पे नहीं है। डिसजॉइंट होंगे तो कैसे होंगे, इसको भी देख लेते हैं हम। अगर डिसजॉइंट होंगे तो कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ए इवेंट है और ये इवेंट है बी, तो इस टाइम ये क्या है, डिसजॉइंट है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब जो इनका जो इंटरसेक्शन है ये, इसकी वैल्यू क्या है, 0 0, या फिर क्या कह सकते हो आप 5, मतलब एम्प्टी सेट है। ठीक है, सो ये आपकी बात होगी यूनियन की और इंटरसेक्शन की। ठीक है, हमने देख लिया यूनियन की वैल्यू क्या होगी और हमने ये भी देख लिया कि इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट की, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहता है ये आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, इसके अंदर कोई इवेंट है ए। अगर ये ए इवेंट है तो ये जो बचा हुआ इवेंट है सारा, ये क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो वैल्यूज जो ए में ना हो। कॉम्प्लीमेंट्री को आप या तो इससे डिनोट कर सकते हो, ए की पावर मतलब ए सी से, या फिर ए डैश से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर ए बार से। तो तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हो। और आपके ए कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए। ठीक है, हमने एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में लास्ट लेक्चर में चीज़ पढ़ी थी कि सक्सेस प्लस फेलियर का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो वही चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, उसको अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की वैल्यू आएगी 1 में से किसी इवेंट का माइनस होना, उसी इवेंट का जिसका कॉम्प्लीमेंट्री आप ले रहे हो। ठीक है, वेन डायग्राम से ऐसा हो गया। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या कहता है। डिफरेंस का मतलब है एक चीज़ हैपन कर रही है और दूसरी हैपन नहीं कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सैम्पल स्पेस है,
ये आपका ए इवेंट है, ये आपका बी इवेंट है, ए बी। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है ए माइनस बी, मतलब ये डिफरेंस है, ए डिफरेंस बी के साथ, ठीक है। इसको और किस तरीके से डिनोट कर सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी नोट, मतलब ए तो हैपन करेगा, ठीक है, लेकिन बी हैपन नहीं करेगा। तो ए हैपन करेगा, बी हैपन नहीं करेगा, उस केस में ये वाला जो इवेंट है ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला इवेंट बचेगा, जो इनके बीच का कॉमन भी पॉइंट है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको या कैसे डिनोट कर सकते हो, ए बी नॉट, अगर बीच में मल्टीप्लाई है ना उसका मतलब है इंटरसेक्शन, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें पता होने चाहिए, ठीक है। हमने इंटरसेक्शन और हमने पढ़ा यूनियन, ठीक है। एक और चीज़, यूनियन के लिए ना आप और यूज़ कर सकते हो या फिर आप कह सकते हो एटलीस्ट, है ना। इंटरसेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा ए और बी, इसका मतलब है ए यूनियन बी, मतलब ये बी और ये बी, ए एंड बी मतलब ए और बी दोनों, तो ए इंटरसेक्शन बी। उस केस में ना इन एंड का मतलब है इन दोनों के बीच का कुछ कॉमन पॉइंट, ठीक है। सो ये हो गया आपके 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी बिफोर हम स्टार्ट करें हमारे प्रोबेबिलिटी की थ्योरम से, ठीक है। सो अब हम प्रोबेबिलिटी की कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और साथ ही हम कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि अगर ए का ही यूनियन आप ए के साथ कर देते हो तो उसकी वैल्यू भी ए ही आती है, ठीक है। अगर मेरे पास वेन डायग्राम देख लेते हैं, मेरे पास सैम्पल स्पेस है, उसमें मेरा इवेंट है ए, इसका यूनियन इसी के साथ मतलब ए ही आएगी ऑब्वियसली। सैम्पल स्पेस है, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4, तो जो मेरा ए है उसकी वैल्यू सपोज है 1 2 3, तो मेरा ए का यूनियन ए के साथ मतलब यही तीनों पॉइंट्स, तो मतलब ए का यूनियन ए के साथ मेरा क्या बन रहा है 1 2 3, और मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखूं वो क्या होता है 1 माइनस ए, मतलब 1 के जो ए के जो इवेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, जो बचे हुए इवेंट्स हैं। अगर 1 2 3 ए के इवेंट हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा 4, क्योंकि यही इवेंट क्या है बचा हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक तो हो गया कि आपका जो ए का यूनियन जब आप ए के साथ लोगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका ए। दूसरा है अगर ए का यूनियन आप किसी एम्प्टी सेट के साथ लेते हो वो भी क्या बनेगा ए, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होगा उसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, 0 का यूनियन किसी भी इवेंट के साथ आपका वही इवेंट को देगा। सिमिलर थर्ड है आपका, अगर आपका ए का यूनियन होता है किसी सैम्पल स्पेस के साथ तो उसकी जो वैल्यू है वो सैम्पल स्पेस ही बनेगी। क्यों? क्योंकि ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपका सैम्पल स्पेस है, इसके अंदर एक इवेंट है, इसका यूनियन इस पूरे सैम्पल स्पेस के साथ, तो ये पूरा का पूरा ए इवेंट भी क्या होगा इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, या फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि जो आपका ए यूनियन बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के। सेम मैं 2 बना लेती हूँ, 2 वेन डायग्राम्स, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ए यूनियन बी, ए और बी 2 इवेंट्स हैं, और यहाँ पे भी ए और बी 2 इवेंट्स हैं, इसको चाहे बी ले लो इसको ए, तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी, या फिर आप बी को पहले लिख लो ए को बाद में, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी सेम होगी। चाहे बी को पहले लिखो फिर यूनियन ए के साथ करो, या चाहे पहले ए को लिखो फिर बी के साथ यूनियन करो, कि दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी आपकी सेम होगी। अब नेक्स्ट जो है ये तो था आपका, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अब नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएशन का मतलब है आप तीन का यूनियन कर रहे हो, सेम ऐसा ही होगा, पहले एलिमेंट्स कुछ और लो या बाद में कुछ और लो, दोनों की वैल्यूज क्या आती हैं इक्वल, तो सेम आपका एसोसिएटिव लॉ कहता है ए
यूनियन बी यूनियन सी करते हैं अगर आप, वो किसके इक्वल आ जाता है आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी के। चाहे आप पहले बी यूनियन सी करो और जो वैल्यू आई उसका यूनियन करो ए के साथ, या फिर आप ए यूनियन बी पहले करो और उसका यूनियन करो सी के साथ, दोनों की वैल्यूज क्या सेम आएगी, और इसको आप बोलते हो एसोसिएटिव लॉ बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सैम्पल स्पेस है, बी यूनियन सी क्या होगा, ये बी इवेंट है, ये सी इवेंट है, और इनका यूनियन ए के साथ, इसकी वैल्यू सेम आएगी। मैं पहले ए का यूनियन बी के साथ करती हूँ और फिर उसका यूनियन करती हूँ सी के साथ, तो दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम, मतलब वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए ना तभी आएंगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। अब सिक्स्थ है आपका एसोसिएटिव लॉ के बाद एक और चीज़, अगर ए का यूनियन आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के साथ करते हो तो वो आपका बनता है सैम्पल स्पेस। ये मेरा सैम्पल स्पेस था, इसके अंदर मेरा इवेंट था ए, अगर ये इवेंट ए है तो ये इवेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसका और इसका यूनियन करूंगी तो ये मेरा पूरा जो सैम्पल स्पेस है वो आ जाएगा, क्योंकि पूरा काउंट होगा उसके अंदर। तो इसलिए ए यूनियन उसका कॉम्प्लीमेंट्री के साथ भी क्या बनता है, आपका सैम्पल स्पेस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसको हम बोलते हैं, अब जो हम करेंगे उसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। मतलब कोई भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हो तो वो पर्टिकुलर इवेंट ही बन जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। मतलब ये मेरा सैम्पल स्पेस है, इसके अंदर मेरा इवेंट है ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट था, अगर मैं इसका भी, इस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का भी कॉम्प्लीमेंट्री करती हूँ तो मेरा ये वाला इवेंट होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उसके बाद जो बचा हुआ इवेंट है वो ए है, ये वाला, तो ये मेरा क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी ए के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेन्ड इवेंट्स की, इसको भी समझ लेते हैं हम क्या होता है कंटेन्ड इवेंट्स। हमारे एट्थ हमारी प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, ये है अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ए के अंदर कोई इवेंट कंटेन्ड है बी और बी के अंदर कोई इवेंट कंटेन्ड है सी, तो उसका मतलब है कि जो ए था उसके अंदर वो थर्ड इवेंट भी क्या होगा, कंटेन्ड होगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम कि ये मेरा इवेंट क्या कह रहा है। ठीक है, सो ये मेरा एक सैम्पल स्पेस है, इसके अंदर मेरा कोई इवेंट है ए, मेरा बी इवेंट ए के अंडर कंटेन्ड है, तो ये मेरा इसके अंदर कौन सा इवेंट है, बी, और सी जो है वो बी के अंदर कंटेन्ड है, इसका मतलब इसके अंदर एक और इवेंट है सी। तो ये क्लियरली है कि सी जो है वो ए के अंदर क्या हो रहा है, कंटेन्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम अब हम कंटेन्ड की ही बात करेंगे, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात, कॉम्प्लीमेंट्री में ना उल्टा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं लिख लेती हूँ क्या इवेंट है, 9th है मेरा, कि अगर मेरा कोई ए इवेंट है उसके अंदर मेरा कोई बी इवेंट कंटेन्ड है, तो उस केस में जो उसके कॉम्प्लीमेंट्रीज होंगे ना वो उल्टे हो जाएंगे। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर कंटेन्ड क्या होगा, मेरा ए कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वेन डायग्राम है, मतलब मेरा एक सैम्पल स्पेस है, ये मेरा ए इवेंट है, उसके अंदर मेरा एक और इवेंट कंटेन्ड है बी। अगर ये मेरा ए इवेंट है तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना ये मेरा क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये मेरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट्री है ये वाला पार्ट। लेकिन अगर मेरा ये बी इवेंट है तो इसके बाहर बचा हुआ सारा, मतलब ये सारा पोर्शन ए का भी आधा पार्ट मेरा क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसीलिए इस केस में उल्टा हो जाता है, अगर ए के अंदर बी कंटेन्ड है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्रीज उल्टे होंगे, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आपका क्या कंटेन्ड है, ए कॉम्प्लीमेंट्री कंटेन्ड है। क्योंकि बी में आपका ए वाला इवेंट भी आ गया तो आपका सिर्फ बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब हमारी एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके बाद,
कंटेन्ड इवेंट्स की ही। वो क्या कहती है, हमारी 10th प्रॉपर्टी, वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए इवेंट है, उसके अंदर कोई कंटेन्ड है बी इवेंट, तो उस केस में जो आपका ए इंटरसेक्शन होगा बी, वो आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, और आपका जो ए यूनियन बी है वो बनेगा आपका बी। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है फिर आपकी लास्ट 11th प्रॉपर्टी, ये है कि अगर आप, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। अगर आप, जो हम प्रॉपर्टी अब पढ़ रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, अगर हम ए यूनियन बी है उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। इसको आप बोलते हो डी मॉर्गन लॉ। तो ये सारी आ गई आपकी प्रॉपर्टीज। अब हम थ्योरम्स देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। अब क्योंकि ये जो सब प्रॉपर्टीज हैं ये थ्योरम्स के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड है एक तरीके से। ठीक है। सो हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको वेन डायग्राम से समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारा एक सैम्पल स्पेस है, उसके अंदर दो इवेंट्स हैं ए और बी। हमें पता है बी है, ए नहीं है। इसको हम डिफरेंस भी कहते हैं ना, डिफरेंस इवेंट है ना, इसको हम डिफरेंस इवेंट भी कहते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बी है लेकिन ए नहीं है, सो उस केस में बी है लेकिन ए नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट आपका नहीं लेंगे। अगर ये पार्ट नहीं लेना है, इसका मतलब आपका जो ये पर्टिकुलर बी इवेंट है, इसमें कुछ कॉमन पॉइंट भी आ रहा है इन दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इस पर्टिकुलर इवेंट में से ये वाला इवेंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो सिर्फ हमारे पास ये वाला इवेंट, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस की बात है ये वाला इवेंट आ जाएगा। ठीक है। सेम जो है अगर उल्टा कर दें हम इसका, ठीक है, अगर मैं कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, सो यहाँ बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, माइनस इंटरसेक्शन तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। मतलब अब मुझे ये वाला माइनस करना है और ये वाला मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे क्या है, इस ए इवेंट की वैल्यू क्या है मुझे निकालनी है। तो ये सारा इस ए इवेंट में से इस इंटरसेक्शन को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। अब जो मेरा फर्स्ट वाला था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट, इसमें कहती हूँ ये जो होगा ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। और इस केस में आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हमेशा बड़ा रहेगा आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। और जो आपका सेकेंड थ्योरम थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये भी आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर रहेगा आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब जो मेरी थर्ड थ्योरम है वो कहती है कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। एम्प्टी सेट कह लो या फिर आप कह लो इम्पॉसिबल इवेंट। और हमने लास्ट लेक्चर में हमारे पढ़ा था कि 0 जो होता है उसको आप कहते हो इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। सो इस केस में आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या बनेगी कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई है उसकी वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे फाई क्या आपका एम्प्टी सेट है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट थ्योरम, फोर्थ। क्या कहती है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बी इवेंट है, उसके अंदर आपका ए क्या है, कंटेन्ड है। तो आपकी दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा ये उस केस में। पहली कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट है उसकी वैल्यू बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। किस केस में, जब आपका कोई इवेंट ए कंटेन्ड है किसी इवेंट बी में। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा
वो लेस देन इक्वल टू किससे होगा, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। ठीक है, अब हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हम ये पढ़ भी चुके हैं, ये हमने नहीं पढ़ा है, हमने कुछ डिसजॉइंट के बारे में पढ़ा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा ना, वो इक्वल टू कब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, अगर आपका यूनियन जो है वो क्या हो, डिसजॉइंट हो। तो अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है इसमें, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यूनियन होता है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है इनके सम से, क्योंकि जो आपका यूनियन होता है उसमें आप इंटरसेक्शन को भी माइनस करते हो। हम इसको समझ लेते हैं। कि क्या कहता है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन पॉइंट है उसको माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमने प्रोबेबिलिटीज़ का सम किया तो उनमें 2 टाइम्स एक वैल्यू काउंट हो गई, तो उस चीज़ को डबलिंग ना हो इसलिए हम उन दोनों के बीच का कॉमन जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों ही इवेंट डिसजॉइंट हैं तो उस केस में इंटरसेक्शन वैल्यू आपकी कोई होगी ही नहीं। अगर होगी ही नहीं तो दोनों का सम आएगा, और दोनों का सम में मतलब कुछ डबल वैल्यूज भी हो सकती हैं। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो उस केस में तो डबल हो सकती है ना, तो डबल होगा तो ये इसकी वैल्यू हमेशा यूनियन से क्या होगी, बड़ी। लेकिन अगर डिसजॉइंट है तो डबलिंग होगी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे अब हमारी नॉट की। सिक्स्थ थ्योरम है हमारी, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। ये किसके इक्वल होगा, ये हमेशा इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के, यूनियन सी के। ठीक है, और अगर हमारे पास यूनियन हो मतलब हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट यूनियन सी नॉट, ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अगर यूनियन के नोट्स हैं तो वो क्या बन जाते हैं, इंटरसेक्शन। एक और चीज़, अगर सपोज आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है और उस पूरे का नॉट है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट्स हो। पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 इवेंट हैं A1 A2 A3 और वो क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। मतलब एक बारी में कोई भी 2 इवेंट हैपन करेंगे, लेकिन कौन से 2 इवेंट हैपन कर रहे हैं ना हमें ये नहीं पता, तो हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है ना उनको लिख लेंगे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, फॉर एग्जांपल कि मेरा A1 हैपन कर रहा है, A2 हैपन कर रहा है, लेकिन मेरा A3 हैपन नहीं कर रहा है। फिर उसका सम किसके साथ, कि मेरा A1 हैपन कर रहा है, A3 हैपन कर रहा है, लेकिन मेरा A2 हैपन नहीं कर रहा है। उसका सम किसके साथ, कि मेरा A3 हैपन कर रहा है, A2 हैपन कर रहा है, लेकिन मेरा A1 हैपन नहीं कर रहा है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या आएगी, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेते हैं, क्या बनेगी, वो बनेगी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ले लेती हूँ सबका पेयर वाइज डिसजॉइंट का, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A3 A2 नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 A2 A1 नॉट। और ये मल्टीप्लाई में इसका मतलब इनके बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हो गई हमारी बात पेयर वाइज डिसजॉइंट की। अब नेक्स्ट है कि एग्जैक्टली दो मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ दीज मतलब दोनों में से कोई एक इवेंट हैपन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इस 8th प्रॉपर्टी भी आपकी, और लेबल मान के चलते हैं कि A और B 2 इवेंट हैं। अब वो कहता है एग्जैक्टली 1, हम मान के चलते हैं
एग्जैक्टली वन ऑफ दीज। एग्जैक्टली वन ऑफ दीज मतलब एक बारी में एक ही हैपन करेगा। तो सेम है इसका भी, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था इसकी तरह। तो ये आपका क्या बनेगा, मतलब ए हैपन कर रहा है लेकिन बी हैपन नहीं कर रहा है, प्लस बी हैपन कर रहा है लेकिन ए हैपन नहीं कर रहा है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा बुल्स इनइक्वालिटी थ्योरम। ठीक है, इसमें मेरे सेम, अगर मेरे कोई ये एन इवेंट्स के लिए हम बात करते हैं। अगर मेरे पास एन इवेंट्स हैं A1 A2 अप टू AN, तो उस केस में पहली प्रॉपर्टी है कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AI है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस n-1, जहाँ पे आपका I रन कर रहा है 1 से लेके n तक। ठीक है, और इसके बाद हमारी जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इसी की बुल्स इनइक्वालिटी की भी, कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI है वो लेस देन इक्वल टू होगा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, जहाँ पे I आपका 1 to n तक रन कर रहा है। और ये चीज़ जो है ना हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं दो इवेंट्स के लिए। वो क्या थी कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B से। इसी को आपने n इवेंट्स के लिए बताया है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे हम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अब हम नॉट का इंटरसेक्शन देखेंगे दो इवेंट्स के यूनियन के साथ। ठीक है, ये हमारी 10th प्रॉपर्टी है। क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन A यूनियन B किसके इक्वल होगा, सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। सॉरी, उल्टा लिख दिया, A का A के साथ और A का B के साथ, तो बनेगा A नॉट इंटरसेक्शन B। अब प्रोबेबिलिटी अगर मैं A नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A की बात करूँ उसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन। अब A नॉट और A के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन तो होगा नहीं ना। वेन डायग्राम से देखें, ये मेरा वेन डायग्राम में मेरा सैम्पल स्पेस है, उसमें मेरे पास इवेंट है A, तो ये जो बचा हुआ इवेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो मतलब ये दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट है, इनके बीच में कुछ भी हमारा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो आपका जो ये जो आपकी थ्योरम है प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन किसके साथ, A यूनियन B के साथ, तो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B, मतलब इन दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी, ये मैं बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर A यूनियन B है उस पूरे का नॉट है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो बनता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और लास्ट के प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A नॉट, ये हम अभी पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, बट अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देती हूँ क्या होता है। इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट। मैं इसको अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, तो मैं इसको तब एक्सप्लेन करूँगी आपको ये कैसे आया। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड। ठीक है, सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है।
सबसे पहला हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, हमें पढ़ चुके हैं जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो मैं ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे ए भी पता है, बी भी पता है और इंटरसेक्शन भी पता है। तो मैं निकाल लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मेरे पास 0.78 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मेरे पास 0.30 माइनस इंटरसेक्शन है 0.16। तो ये बनेगा मेरे पास 8 1.08 माइनस 0.16। तो ये आपका बनेगा 1.08 माइनस 0.8 10 माइनस 1 9। एक सेकेंड, इसकी जो वैल्यू बनेगी आपके माइनस करके देख लेते हैं 1.08 माइनस 0.16। ठीक है, 8 में से 6 2 तो ये बना आपका 0.92। तो अब आप इसमें पुट कर दीजिए इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 0.92। तो ये बनेगा आपका अपॉन 100 माइनस 92 अपॉन 100 2 अपॉन 100। ये बनेगा आपका 0। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई हो क्वेश्चन में। एक बार हम दोबारा से कैलकुलेशंस चेक कर लेते हैं अपनी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था आपका 0.78 प्लस 0.30 माइनस 0 पॉइंट है आपका 16। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे बनेगा 8 108 माइनस 16 अपॉन 100। तो ये बनेगा 2। तो ये आपका बनेगा 0.92। ठीक है, और हमने अभी निकाल लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू क्या आई थी 0.02। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट निकाल लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आई थी 0.92। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। ये डिफरेंस लॉ है, हम इसको भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है क्या होता है 0.30 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.16। तो ये बनेगा आपका 4 0.14। नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी। हमने अभी इसका फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए नॉट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है दिस 0.14 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है आपकी 0.30। सॉल्व करने पे बनेगा 7/15। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है अब कि जो हमारा यूनियन जो है वो लेस देन इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। यूनियन की वैल्यू आपकी ये आई थी
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं, वो भी हमें पता है 0.78 प्लस 0.30 जिसकी वैल्यू बनी थी 1.08। सो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, सो ये अब हमारा यहाँ से क्लियर हो गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। यूनियन की वैल्यू आई थी 0.92 लेस देन इक्वल टू सम की वैल्यू आई थी 1.08 और हम देख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू से लेस है। अब ये 1.08 आ रहा है, हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन ये 1.08 आ रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी होगा, वो भी ऐड हो गया है, तो हम उसको माइनस करेंगे अगर कॉमन पॉइंट को, तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 से क्या आएगी, लेस आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक्सियोमेटिक जो अप्रोच है आपकी वो किसने दी थी, वो आपकी दी थी एएन कोलमोग्रोव ने। हम इसको एक्सियोमेटिक अप्रोच करते क्यों हैं, क्योंकि हमने नोटिस किया था जो हमारी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, है ना। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या आया, एक्सियोमेटिक अप्रोच थी। एक्सियोमेटिक अप्रोच दी किसने, आपके एएन कोलमोग्रोव ने। तो जो आपका एक्सियोमेटिक अप्रोच है वो बेसिकली क्या कहता है, 3 एक्सियम्स के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से 3 एक्सियम्स हैं जिसके ऊपर जो है आपका एक्सियोमेटिक अप्रोच है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो आपका एक्सियम आता है वो है आपका एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी, इसका मतलब है जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूं कि जो आपका कोई भी इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। ये आपका क्या है, एक्सियम है आपका नॉन नेगेटिविटी का। सेकंड जो है वो आता है आपका एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। नेक्स्ट है एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब हमें पता है क्या होता है, 1। इसका मतलब है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी सैंपल स्पेस की वो किसके इक्वल होगी, 1 की। और ये हमने पिछले लेक्चर में मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में भी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में हमने ये देखा था कि जो सम होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है सैंपल स्पेस की वो क्या होती है, 1 होती है। ये आपका सेकंड एक्सियम है। और जो थर्ड एक्सियम है वो कहता है एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। मतलब जितने भी आपके सपोज n इवेंट्स है, सपोज 2 के लिए समझ लेते हैं कि जो आपका A1 और यूनियन होगा उसका A2 के साथ, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। और हमें पता ही है किस केस में होती है, जब ये इवेंट्स क्या होते हैं आपके डिसजॉइंट। ये आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा जब हम एडिशन थ्योरम पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली 3 एक्सियम्स हैं जिसके ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो अब हम जो है 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके एक्सियोमेटिक के, जिसमें आपका जो पहला एग्जांपल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक सिंगल डाई को आपने टॉस किया। तो मैं सबसे पहले सिंगल डाई को टॉस किया, तो मैं मेरे सैंपल स्पेस लिख लेती हूँ, क्या 6 वैल्यूज़ आएंगी, तो मैं लिख लेती हूँ उनको 1 2 3 4 5 और 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 और 5 टर्निंग अप। अब और आ गया, और हमने पढ़ा था और का मतलब क्या होता है, यूनियन। मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 यूनियन 5 की। ठीक है, अब 2 यूनियन 5, अब टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6 हैं। 2 और 5 एक बार अक्कर हो सकता है, मतलब मेरी m की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन मेरे टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हैं, 6। तो मेरे ये कितनी आएगी, 1/3।
मतलब मेरे 2 या 5 आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी सिंगल टॉस में डाई के कितनी होगी, 1/3 होगी। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल कर लेती हूँ। ठीक है, एक स्टोर है फॉर वुमेन्स क्लोथ्स जो शूज़ और हैंडबैग्स दोनों बेचता है। ठीक है, द स्टोर मैनेजर हैज़ एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ कस्टमर्स हु एंटर द शॉप बाय पेयर ऑफ शूज़। सो मैं फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि शूज़ मेरा ए इवेंट है और जो मेरा हैंडबैग है वो मेरा क्या है, बी इवेंट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है शूज़ की प्रोबेबिलिटी, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है, 20/100। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 0.20 और 30% परचेज हैंडबैग, तो मतलब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी ऑलरेडी गिवन है 30/100, 0.30। 10% ऑफ द कस्टमर्स बाय बोथ। अब बोथ का मतलब है कि कुछ कॉमन, तो कुछ कॉमन लोग हैं जिन्होंने शूज़ भी परचेज किए और एंड हैंडबैग्स। अब एंड भी आ गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है 10/100 मतलब 0.10। तो हमें प्रोपोर्शन बताना है कस्टमर्स का। पहला क्या है, अ पेयर ऑफ शूज़ ओनली। सो यहाँ से क्लियर है सिर्फ शूज़ चाहिए, हैंडबैग नहीं चाहिए। सो ये क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, कि सिर्फ शूज़ चाहिए, हैंडबैग नहीं चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है हमारे पास, 0.20 माइनस इंटरसेक्शन गिवन है 0.10। सो आंसर आ जाएगा 0.10। सो ओनली 10% कस्टमर्स हैं जो क्या करते हैं, शूज़ बाय करते हैं। ठीक है, अब वो बोलता है अ हैंडबैग ओनली। जैसे हमने शूज़ के लिए निकाला था शूज़ ओनली ए इंटरसेक्शन बी नॉट, वैसे हम हैंडबैग के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ देख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 0.30, तो यह आ जाएगा 0.30 माइनस आपके इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0.10। सो ये आ गया आपका 0.10, तो ये बन जाएगा आपका 0.20। मतलब सिर्फ 20% कस्टमर्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्या परचेज करते हैं, हैंडबैग ही परचेज करते हैं। नेक्स्ट है एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू आइटम्स। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि और या एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। तो मतलब यूनियन की बात करें, मतलब ए भी, मतलब शूज़ भी परचेज कर सकता है और हैंडबैग्स भी। तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो हम देख लेते हैं, ए है 0.20, बी है 0.30 और इंटरसेक्शन है 0.10। सो ये बनेगा 0.20 प्लस 0.30 माइनस 0.10। 0.50 माइनस 0.10 कितना बना आपका, 0.40। मतलब 40% कस्टमर्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली वन ऑफ दीज आइटम्स हमने पढ़ा था ना, एग्जैक्टली वन ऑफ दीज, कि सपोज ए अक्कर कर रहा है बी अक्कर नहीं कर रहा है, प्लस बी अक्कर कर रहा है लेकिन ए अक्कर नहीं कर रहा है। तो उस केस में हमारे पास इसकी बी इंटरसेक्शन ए नॉट की वैल्यू भी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी नॉट की भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0.10, तो 0.10 प्लस बी इंटरसेक्शन बी ए नॉट की वैल्यू कितनी थी, 0.20, तो ये बन जाएगा 0.30। मतलब 30% कस्टमर्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक आइटम तो परचेज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की और हमारे आज के लेक्चर का
लास्ट टॉपिक है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल का मतलब है कि एक चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है और आपने दूसरी के बारे में बताना है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसका मतलब होता है गिवन, इसका मतलब है जो ए है वो ऑलरेडी क्या है? हैपन हो चुका है, और बी जो है इसके हैपन के होने की, मतलब ये हैपन नहीं हुआ है, ठीक है, और इसके हैपन के होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो इसके लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब दोनों के बीच का कॉमन अपॉन जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की, इस केस में बी हैपन हो चुका है और ए के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। पहला कि अगर आपका जो ये जो नीचे वाला इवेंट होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ना ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हुआ ना, इसका मतलब आपके गिवन की बात आप कर ही नहीं रहे हो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरा जो एक मिसकंसेप्शन भी होता है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है और जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है वो क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है वो इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के। ऐसा नहीं होता है। ये किस केस में इक्वल होता है? ये उस केस में इक्वल होगा जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगी। उस केस में ये दोनों आपके इक्वल होते हैं, अदरवाइज ये इक्वल आपके नहीं होंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल टॉस ऑफ अ डाइस विल रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइस की सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। हम मान लेते हैं ए इवेंट है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है? नंबर लेस देन 4। इसको हम मान लेते हैं नंबर लेस देन 4। अब पहला है कि नो अदर इवेंट इज गिवन। इसका मतलब हमें सिंपल निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि कुछ और तो गिवन नहीं है। तो लेस देन 4 से नंबर कितने हैं? 3 नंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन टोटल इवेंट्स कितने हैं? 6, तो ये बन जाएगा आपका 1/2। दूसरा है इट इज़ गिवन दैट द टॉस रिजल्टेड इन एन ओड नंबर। तो मैं एक बी इवेंट मान लेती हूँ जो क्या है? आपके ओड नंबर है। तो कौन कौन से इवेंट्स बनेंगे? 1 3 और 5 बनेगा। इसमें से ओड नंबर्स लिख लिए ना हमने। तो उस केस में मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, गिवन है कि ओड नंबर आएगा, तो मतलब बी गिवन है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। क्योंकि बी ओड नंबर है और उन्होंने कहा गिवन है कि ओड नंबर आएगा जो टॉस किया। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेती हूँ। 3 नंबर अक्कर कर रहे हैं, तो ये भी सेम रहेगा आपका 3/6, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1/2, ठीक है। और मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो ओड नंबर भी हो और लेस देन 4 भी हो। तो ऐसे कितने इवेंट्स हैं जो 4 से लेस भी हैं और ओड भी हैं? 2 हैं, 1 और 3। तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा आपका 2/6, जिसकी वैल्यू आई 1/3। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/3, बी डाउन में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2/1। तो आंसर आया आपका 2/3। तो ये बनेगा आपका 0.66 जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन